हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति विद्या। तो समय का पता नहीं चला और हम जो है मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्निज्म एज पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। और आज हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और गुड न्यूज़ क्या है, जितनी भी आपकी एजेस हैं, चौसर, शेक्सपियर, जाकोबियन एंड ऑल, उसमें सबसे अंतिम एज ये है जिसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ख़ास बात बता देती हूँ। ये जो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसमें हम एक एज नहीं बल्कि दो एजेस कवर करेंगे, एक मॉडर्निज्म को और एक पोस्ट मॉडर्निज्म को। ठीक है, तो मॉडर्निज्म है जब मॉडर्नाइजेशन हुई थी, मतलब जस्ट अभी जो फेज चल रहा है उससे पहले का फेज लिटरेचर को लेकर। और पोस्ट मॉडर्निज्म है जो मॉडर्निज्म के बाद का फेज आया। इस पोस्ट मॉडर्निज्म को दोस्तों हम कंटेम्प्रेरी एज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। आप पोस्ट मॉडर्निज्म कहिए या कंटेम्प्रेरी एज कहिए, कंटेम्प्रेरी फेज कहिए, कंटेम्प्रेरी राइटर्स कहिए, वो आपके पोस्ट मॉडर्निज्म में आएंगे। ओके, तो बेसिकली दो एजेस यहाँ पे कवर होंगी, मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म का बाद का पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, और पोस्ट मॉडर्निज्म में आपका बेसिकली कंटेम्प्रेरी फेज आएगा। कंटेम्प्रेरी होता है जो अभी के हमारे समकक्ष के अभी के राइटर्स जो हैं चल रहे हैं। ओके, तो इसमें हम पहले मॉडर्निज्म के राइटर एक एक करके फिनिश कर लेंगे और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म के भी ऑटोमेटिकली राइटर्स इसी में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जैसे हमारी हर एज एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में है, हर एज के राइटर प्रॉपर हमें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मिल रहे हैं, सिमिलरली वैसे ही इस एज में पहले क्रोनोलॉजिकली मॉडर्न एज के राइटर आएंगे, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म के पोस्ट मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी एज के राइटर आएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़े से हल्के से फीचर बता देती हूँ मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के, फिर हम एक एक करके इसके राइटर्स लेना शुरू करेंगे। तो एक तो आपने चीज़ देखी होगी दोस्तों कि हमने बिगिन अपनी चौसर एज से की थी, राइट। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर, चौसर एज में कहीं ना कहीं पोइट्री ही थी, वही एक जॉनर था लिटरेचर का। फिर एलिजाबेथन या शेक्सपियरन एज आई, फिर ड्रामा आया, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, नॉवल आए, ऐसे आए, है ना। तो धीरे धीरे लिटरेचर ग्रो हुआ, लिटरेचर का पेड़ बढ़ा, पोइट्री, ड्रामा, ऐसे, नॉवल, है ना। पर जब हम अब मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में पहुंच गए हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं अब हर जॉनर ही देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ पोइट्री ही पढ़ोगे या नॉवल ही पढ़ोगे। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक ही राइटर है, वो पोइट्री भी लिख रहा है, वो नॉवल भी लिख रहा है, वो ऐसे भी लिख रहा है। कुछ इस प्रकार से ना हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी लिटरेचर में, लिटरेचर के जॉनर्स में। ओके, तो मॉडर्निज्म जो हमारी है, बिल्कुल जो हमारा मॉडर्न समय चल रहा है उस पर आधारित है। और बिल्कुल मॉडर्निज्म से भी एक कदम आगे है पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसे हम कंटेम्प्रेरी एज कहते हैं, जिसमें हमारे आज के जो है राइटर्स आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली दो एजेस कवर करेंगे, सीक्वेंस में कवर करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म को कंटेम्प्रेरी एज भी कहते हैं। और खासियत क्या है, इसमें आपको एक ही राइटर्स के हर जॉनर देखने को मिलेंगे, या ऐसा नहीं है किसी पोइट्री मिलेगी या नॉवल मिलेगा, हर चीज़ आपको इसमें जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉडर्निज्म हो गया है, एडवांसमेंट हो गई है, हर जॉनर अवेलेबल भी है, राइटर हर जॉनर में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है और उसमें आगे बढ़ भी रहा है। ओके, तो इसमें एक तो आपको इंट्रोडक्शन तो पता लग गई। अब हम एक एक करके इसके राइटर्स लेंगे, पर इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या बताएं आपको। मैंने आपको बेसिकली 4 स्टेप बताए हैं एजेस को तैयार करने का। सबसे पहला, ये क्लास में जो भी आपके राइटर्स में पढ़ाऊंगी, राइटर के वर्क पढ़ाऊंगी, जो भी पढ़ाऊंगी वो करना है। ठीक है, तो जो क्लास में पढ़ाया है उसे करना है। दूसरा स्टेप है सीढ़ी का, कि क्लास में जो भी पढ़ाया है और आपने पढ़ा है उसको आपने गूगल से सर्च करना है। आप अब तक आपको पता लग ही गया है, कोई भी राइटर, कोई भी वर्क, टर्म, थ्योरी, कॉन्सेप्ट आए, आई ऑलवेज से गूगल करो। टॉप पे जो 4 या 5 लाइनें निकल रही हैं उसे नोट डाउन करो, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट पेपर में प्रश्न बनते हैं, वहीं से सेंटेंस बना के बनते हैं। फिर तीसरा, जैसे आपको ऐप पे ये एजेस अवेलेबल हैं, ठीक वैसे ही ऐप पे ही MCQs भी अवेलेबल हैं हर एज के।
तो क्लास का पढ़ने के बाद, क्लास का जो पढ़ा है उसको गूगल से करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद तीसरे नंबर पे आपने वो MCQ करने हैं, ठीक है। तो MCQ बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑथेंटिक हैं, और उनको आपने PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरह ही करना है, जिसमें आपने ये नहीं देखना कि प्रश्न का जो सही उत्तर है सिर्फ उसे किया, बल्कि हर ऑप्शन पे आपने इक्वल फोकस करना है, हर ऑप्शन को आपने अच्छे से करना है। और वहाँ पे भी कोई ऐसा मोमेंट आ जाए, आपको लगे कि यार ये वाले ऑप्शन का राइटर या ये वाला ऑप्शन का वर्क मैंने नहीं पढ़ा, ये या क्या टर्म है, क्या थ्योरी है, मैंने नहीं पढ़ी, तो उसको भी सेम आपने गूगल कर लेना है और नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं, क्लास का पढ़ना, क्लास का पढ़ा हुआ गूगल से करना, फिर MCQ करने और MCQ को भी गूगल से करना। ये 4 स्टेप आप इसी सीक्वेंस में चलोगे, आपकी इतनी मजबूत थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल तैयारी हो जाएगी कि कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। चाहे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे आपका इंटरव्यू है, या आप जॉब लग गई है, आगे आपकी प्रमोशन है, या बच्चों के फेवरेट चहीते आपने टीचर बनना है, हर लेवल पे आपको ये मजबूत करेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन भी पता लग गई और स्ट्रैटेजी भी पता लग गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बारी बारी से इसके राइटर करना शुरू करते हैं। ओके, तो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इज बेसिकली 20वीं सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी। जो आपकी 20वीं सेंचुरी में आया वो मॉडर्निज्म है, और जो अभी 21st सेंचुरी में चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो पहले हम 20 सेंचुरी के राइटर कर लेंगे इसमें, मतलब, और फिर हम 21 सेंचुरी के कर लेंगे, सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज जो मैं राइटर आपको करवाऊंगी वो ये हैं, ध्यान से देख लीजिए। स्पेक्स लगाई हैं इन्होंने, मूछें हैं, सिर पे बाल नहीं है ना, और काफ़ी सोच में लग रहे हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल से, काफ़ी समझदार से ये पर्सन लग रहे हैं। सो दोस्तों ये हैं रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। इनका नेम क्या है? इनका नेम है रुडयार्ड किपलिंग। तो आइए इन्हें करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका जन्म 1865 में हुआ था और 1936 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो 1865 ही वॉज बॉर्न एंड 1936 ही वॉज डाइड। तो ये आपको पता ही है, हमको पता होनी चाहिए बॉर्न और डेथ ईयर, क्योंकि आपको पता ही है पेपर में प्रश्न आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकली राइटर अरेंज करने को, या बताने को कौन पहले आया है, कौन बाद में, या कौन किस एज का है। तो ये कहीं ना कहीं तभी पता चलता है जब हमको उनके बॉर्न और डेथ ईयर पता हो, है ना। तो इनके जो वर्क हैं, इनके वर्क की दोस्तों खास बात क्या थी? इनके वर्क की थीम बेसिकली रहती थी जो एम्पायर रहता है, या जो वाइट मैन पे बर्डन है। यानी कि देखो अंग्रेजों ने जैसे अपना शासन तो बना लिया है, अपना एम्पायर तो बना लिया है, इंग्लैंड से निकल के वो पूरे विश्व में फैल तो गए हैं, पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे वो गो थ्रू हो रहे हैं, क्या एक वाइट मैन का बर्डन रहता है, एक जो गोरा आदमी है, क्योंकि गोरे होते हैं इंग्लैंड के सारे, हम बोलते भी थे कि गोरों ने भारत पे कब्जा कर लिया एंड ऑल, और सिर्फ भारत पे नहीं, उन्होंने बहुत सारी जगह पे जो है कब्जा किया था, ठीक है। सो उनके वर्क की मेन थीम यही रहती थी कि जो ओवरऑल एम्पायर है अंग्रेजों का वो फैल तो रहा है, पर किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। और हम कहते तो हैं गोरों ने ये किया वो किया, पर पर्सनल लेवल पे गोरों पे क्या क्या वर्डन है, किन किन चीज़ों से वो गुजरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमको दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर हर किसी की एक अपनी जंग है, ये तो वो ही जानता है। तो ये उनके वर्क में मेन थीम थी, द एम्पायर एंड वाइट मैन बर्डन। इसके अलावा दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, पर इनका जन्म भारत में ही हुआ है और भारत के बॉम्बे में हुआ है। ये बहुत खास बात है, इनका जन्म इंडिया के बॉम्बे में हुआ है, भारत के बॉम्बे में रुडयार्ड किपलिंग का बर्थ हुआ है। तो ये कुछ राइटर हैं चुनिंदा जो भारत में पैदा हुए हैं, यहाँ से भी प्रश्न पड़ जाता है कौन भारत में पैदा हुआ है कौन नहीं, या भारत की किस जगह पे हुआ है। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है इंडिया के बॉम्बे में पैदा हुए हैं, ठीक है जी। और इन्होंने जो पोएम्स लिखी थी या जो भी बुक्स लिखी थी वो इंडिया के जो जंगल्स रहते हैं, या जो इंडिया के नेटिव पीपल हैं, इंडिया के जो मतलब यहीं के जो लोकलाइट लोग हैं, उन पे आधारित इन्होंने वर्क लिखे थे। देखो ये इंडियन बॉर्न अंग्रेज हैं, ठीक है जी, और इन्होंने बहुत नज़दीक से भारत को देखा है, भारत की जो ग्रीनरी है, जंगल हैं, या वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं एंड ऑल, उनको उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो इनकी वो उस पर भी आधारित जो हैं इनके पोएम्स और बुक्स रही हैं। तो देखो इनके वर्क की जो थीम है वो है इंग्लिश का एम्पायर,
इंग्लिश का बर्डन, इंग्लिशमैन का बर्डन। और इनके वर्क में भारत की भी खुशबू है। इनकी जो पोएम्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं, उसमें भारत के जो जंगल हैं या जो नेटिव पीपल हैं उनका भाई जिक्र मेंशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने देखा कि रुडयार्ड किपलिंग का पर्सन एंड पर्सोना कैसा था, उन्होंने क्या काम लिखा है। अब हम बारी बारी से उनके वर्क देखने शुरू करेंगे, तो आइए देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग में मैंने आपको रुडयार्ड किपलिंग की पोएम्स बतानी है। तो कौन कौन सी कविताएं जो हैं रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी हैं, तो एक तो इनकी है बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। एक इनका है गंगा डाइन, जो कि क्रॉकरी एक्सेंट में है, गंगा डाइन क्रॉकरी एसेंट में है। देन फजी वजी, जो अगेन क्रॉकरी एसेंट में है, फजी वजी। एंड देन उसके बाद उनका नेक्स्ट वर्क है रीसेशनल, जो कि बेसिकली क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली का जब एंड हो गया था। डायमंड जुबली होती है जब किसी को शासन करते हुए 50 साल हो गए हैं, तो विक्टोरियन जो क्वीन विक्टोरिया थी, जब उन्हें 50 साल शासन करते हुए गए थे, उस मोमेंट पे उन्होंने लिखी है रिसेशनल। देन फॉर ऑल वी हैव एंड आर, ये उन्होंने लिखी थी कि कब इंग्लैंड की एंट्री जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी, जब पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड घुस गया था। तो फॉर ऑल वी हैव एंड आर। इसके अलावा एक उनकी और पोएम है लॉर्ड रॉबर्ट्स। ठीक है, अभी आगे भी हमने करेंगे, पर इस पेज में हमने ये देखा। एक तो बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। बैलेड आपको पता ही होता है लोकगीत, जो इसका पता नहीं है किसने लिखा है, पर पीछे से चले आ रही हैं। तो ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम के, भारत और पश्चिमी अंग्रेज के जो है उन दोनों के मतलब लोकगीत उन्होंने कंबाइन किए थे। फिर इनका जो वर्क है गंगा डिन एंड फजी वजी, ये क्रॉकरी एसेंट में है। और आज आपको ये मैं पहला प्रश्न घर के लिए दे रही हूँ कि क्रॉकरी एसेंट क्या होता है। ये बेसिकली लैंग्वेज से संबंधित चीज़ है। तो लैंग्वेज का एक प्रकार है, पर लैंग्वेज का कौन सा प्रकार है क्रॉकरी एसेंट, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग ने गंगा डिन और फजी वजी वर्क लिखे हैं। इसके बाद इनका जो वर्क है रिसेशनल, वो क्वीन विक्टोरिया को जब 50 साल शासन करते हुए हो गए थे, उस पर लिखा है फॉर ऑल वी हैव एंड आर। ये उन्होंने लिखा है इंग्लैंड की जो एंट्री हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और फिर इनका वर्क है लॉर्ड रॉबर्ट्स। तो ये सारी पोएम्स हैं इनकी। इसके अलावा इनकी कुछ और पोएम्स भी हैं जो यहाँ पे हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि थिंग्स एंड द मैन, थिंग्स एंड द मैन। देन वी हैव द ट्रूस ऑफ द वियर, जिसमें उन्होंने रशिया को ऑफेंड किया है। ऑफेंड होता है मतलब उस पर अटैक किया है। द ट्रूस ऑफ द वियर, रशिया को ऑफेंड किया है। द रावर्स, इसमें उन्होंने जर्मनी को ऑफेंड किया है। द रावर्स, इसमें उन्होंने जर्मनी को ऑफेंड किया है। एन अमेरिकन, इसमें उन्होंने यूएस अमेरिका को ऑफेंड किया है। एन अमेरिकन, यूएस को ऑफेंड किया है। अवर लेडी ऑफ स्नो, इसमें उन्होंने कनाडा को जो है ऑफेंड किया है। अवर लेडी ऑफ द स्नो, कनाडा को ऑफेंड किया है। अ सर्वेंट व्हेन ही रेन्ड, इसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोला है। अ सर्वेंट व्हेन ही रेन्ड यानी कि लोकतांत्रिक के खिलाफ बोला है। ऐसे तो देखो हम डेमोक्रेसी को, लोकतांत्रिक को सपोर्ट करते हैं कि हाँ आदमी की पावर हो, आदमी की सुने, आगे बढ़े, पर कैसे उस वजह से कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं, या क्या एक्चुअली में डेमोक्रेसी है, उस तभी उन्होंने उसी चीज़ को उजागर किया है, उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ बोला है। देन वी हैव डैनी डीवर, जो कि इनकी बैलेड्स की कलेक्शन है। डैनी डीवर बैलेड्स अगेन लोकगीत की कलेक्शन है, पीछे से चले आ रहे सॉन्ग, जिनका मेन हमें जिसने शुरू किया नहीं पता, पर उसको हमने इसमें कंबाइन कर दिया है। देन बैरेक रूम बैलार्ड्स, बैरेक रूम बैलार्ड्स। एंड देन इनका वर्क है द बैलेड ऑफ रेड अर्ल, जिसमें उन्होंने आयरलैंड को ऑफेंड किया है। द बैलेड ऑफ रेड अर्ल, उसमें उन्होंने आयरलैंड को ऑफेंड किया है। तो इसमें उन्होंने देखो कितने सारे देशों के खिलाफ लिखा है, रशिया, जर्मनी, यूएस, कनाडा, आयरलैंड, है ना। एंड हर चीज़ के खिलाफ करने के उसके ऑफेंस में उन्होंने कोई ना कोई जो है पोएम लिख दी है। तो एक्चुअली क्या था ना, जैसे अंग्रेज जब वर्ल्ड वॉर में घुस गए थे, तो उस दौरान कैसी बहुत सारी और भी चीज़ें थी। बदनाम तो कोई होता है, पर पीठ पीछे कईयों का हाथ होता है, कईयों का उकसाना, कईयों का आग लगाना। तो उन्हीं चीज़ों को बहुत ही डीप लेवल पे रुडयार्ड किपलिंग ने समझा और इसी वर्क में उन्होंने इसको उजागर किया था। तो ये सारी पोएम्स हैं रुडयार्ड किपलिंग की विद देयर थीम। तो अभी तक हमने दोनों स्लाइड में जितनी भी पोएम देखी हैं उनको आपने गूगल कर लेना है। और यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग को आप गूगल कर लीजिए एज अ राइटर, और यहाँ पे इनकी जो भी पोएम है आपने गूगल कर लेनी है। आपको पता ही है जैसे आप गूगल करेंगे टॉप पे जो 4 या 5 लाइनें आती हैं
वो आपने नोट कर लेनी है। उसमें राइटर का नेम, वर्क का नेम, थीम, कैरेक्टराइजेशन, ईयर, यही खास बातें होती हैं और वहीं से ही उठ के अगेन आई वांट टू से पेपर में प्रश्न आ जाते हैं। तो ये तो होगी रुडयार्ड किपलिंग की पोइट्री। इसके अलावा उनके लिरिकल वर्सेस भी थे। लिरिकल वर्सेस भी आपकी काइंड ऑफ पोइट्री ही है, पर ये छोटी पोएम्स है ना। लिरिकल को मैंने क्या बताया था, ट्रिपल एस, क्या था वो ट्रिपल एस, मुझे याद करके बताना। लिरिकल कैसी पोएम होती है, उसकी कुछ खासियत मैंने बताई थी। हाँ, तो पीछे वालों से कम हाँ, ये छोटी पोएम है। तो उनकी लिरिकल वर्सेस या लिरिक पोएम्स हैं द बेल बॉय, द बेल बॉय, द फीट ऑफ द यंग मैन, द फीट ऑफ द यंग मैन, लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल, लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल, स्टॉकी एंड कंपनी, स्टॉकी एंड कंपनी, डिपार्टमेंट डिटीज, डिपार्टमेंट डिटीज, प्लेन रेल्स फ्रॉम द हिल्स, प्लेन रेल्स फ्रॉम द हिल्स, शिव एंड द ग्रास हॉपर, शिव एंड द ग्रास हॉपर। तो ये सारी लिरिकल वाली पोएम है, लिरिक्स वाली पोएम है रुडयार्ड किपलिंग की, है ना। जितनी बार आप इनको बोलोगे, गुनगुनाओगे, आपके दिमाग में बैठेगा। दो दो बार मैंने रिपीट कर दी हैं। तो जैसे पिछली वाली पोएम्स आपने गूगल की थी, इनको भी आपने गूगल कर लेना है, ठीक है। पीछे वाली लॉन्ग पोएम्स हैं, ये थोड़ी हमारी छोटी लिरिकल पोएम्स है। और लिरिक क्या है बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों इनकी खास बात क्या है, देखो पोइट्री भी आई है ना, लिरिकल पोइट्री भी आई और इनके प्रोज वर्क भी हैं, है ना। तो इन्होंने सिर्फ पोएम्स नहीं लिखे, इन्होंने प्रोज भी लिखे हैं। और इस एज के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि पूरी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जनरली राइटर या तो पोइट्री ही लिखते थे या नॉवल ही लिखते थे या ऐसे लिखते थे। अभी तक हम वो ही समहाउ देखते आ रहे थे। बहुत कम थे जिन्होंने हर जॉनर को टच करने की कोशिश की हो। पर अब मॉडर्निज्म में एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में वल्लाह आपको हर जॉनर जो है राइटर्स के द्वारा टच करके देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रुडयार्ड किपलिंग के जो प्रोज वर्क हैं ये दोस्तों देखना शुरू करते हैं। तो एक तो उनकी ना ब्रिटिश इंडियन टेल्स आई थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन टेल्स नाम से पता लग रहा है ब्रिटिश और भारत की कहानियां, क्योंकि वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, पैदा भारत में हुए थे, उन्होंने दोनों ही चीजें नजीक से देखी हैं। तो उसको कंबाइन उन्होंने कर दिया, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड और इंडिया का असेंस उन्होंने कंबाइन कर दिया। तो उनका वर्क आया था ब्रिटिश इंडियन टेल्स, जिसके क्या क्या सब पार्ट्स हैं, क्या क्या हिस्से हैं। देखो, द मैन हु वॉज, द मैन हु वॉज, the tomb of his ancestors, the tomb of his ancestors, the soldiers, soldiers में basically 3 पार्ट आए थे, soldiers, without benefit of clergy, without benefit of clergy, then the mark of the beast, जो basically गोथिक वर्क था, भूतिया कहानी थी इसकी, the mark of the beast, then brushwood boy, जो कि एक नोवेलेटो है। नोवेलेटो होता है शॉर्ट पोएम, ठीक है। जैसे आपकी शॉर्ट स्टोरी होती है और एक होता है आपका नॉवल। तो जो नोवेलेटो है वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नॉवल से छोटा होता है, तो हम उसे शॉर्ट नॉवल कह देते हैं, ठीक है। हमने ना दोस्तों एक वर्ड लिमिट निर्धारित की होती है कि इतने वर्ड होंगे तो शॉर्ट स्टोरी में आएगा, इतना होगा तो नोवेलेटो में आएगा, इतना होगा तो नॉवल में आएगा, ठीक है। तो नोवेलेटो में जो वर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा होते हैं और नॉवल से कम होते हैं। तो ये सारे उनके ब्रिटिश इंडियन टेल्स, जो ब्रिटिश इंडियन की मिक्स कहानियाँ थी उस पर आधारित है। तो ये सारे भी आपने गूगल कर लेने हैं। कुछ बातें तो खास आपको यहाँ भी पता लगी गई। इसके अलावा दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं ना, नॉर्मल लॉन्ग पोइट्री, लिरिक वाली पोइट्री, प्रोज वर्क एंड इनके नॉवल भी मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इनके नॉवल हैं। तो एक इनका नॉवल है द कैप्टन्स करेज, जो कि एक स्पॉइल्ड बॉय के बारे में, एक बिगड़ा हुआ बच्चा है उसके बारे में है। कैप्टन्स करेज, स्पॉइल्ड बॉय, बिगड़े हुए बच्चे के बारे में है। देन किम, किम एक ऐसे बॉय के बारे में है वॉन्डरिंग इन इंडिया, जो मतलब भारत में यहाँ वहाँ भटक रहा है, उसके बारे में है किम। देन द जंगल बुक एंड द सेकंड जंगल बुक, ये भी रुडयार्ड किपलिंग के वर्क हैं, द जंगल बुक एंड सेकंड जंगल बुक। देन द 7 सीज, द 7 सीज, then many inventions, many inventions, then the ship that found herself, the ship that found herself। तो ये सारे जो हैं रुडयार्ड किपलिंग के नॉवल हैं। तो जैसे पीछे आपने पोइट्री को गूगल किया, लिरिकल पोइट्री को गूगल किया, और हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गई, हाँ बता दिया है, ब्रिटिश इंडियन टेल को गूगल किया, वैसे ही ये सारे नॉवल भी आपने गूगल कर लेने हैं, है ना। राइटर का नेम, वर्क का नेम, कैरेक्टरिस्टिक थीम वगैरह सब निकल जाएगा। कुछ खास बातें मैंने आपको यहाँ भी बता दी।
और एक खास बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, एक कैरेक्टर था मिसिस हॉक्सबी करके, ठीक है, एक कैरेक्टर है मिसिस हॉक्सबी करके। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, फिक्शनल बोले तो इमेजिनरी कैरेक्टर है, जिसको उन्होंने खुद अपनी तरफ से क्रिएट किया था। ये आपको रुडयार्ड किपलिंग के बहुत सारे वर्क में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे तो प्लेसेस होते हैं, जैसे मालगुडी जगह आर के नारायण के वर्क में थी, वेसेक्स थॉमस हार्डी के वर्क में थी, वो जगह का नेम है। पर यहाँ पे एक कैरेक्टर है मिसेस हॉक्सबी, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, जिसे आप बहुत बार रुडयार्ड किपलिंग के वर्क में रिपीट होते हुए देखोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारी मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजी कैसे करना है, और हमने अपने पहले राइटर इसमें रुडयार्ड किपलिंग जो है फिनिश भी कर लिए। तो यहाँ पे जो जो मैंने आपको बताया, जो जो पढ़ाया है, इसे अच्छे से करना है और गूगल कर लेना है। तो आज की क्लास में यही था। अब हम आने वाली क्लास में मिलेंगे और हम देखेंगे अपने नेक्स्ट राइटर H.G. वेल्स, है ना। तो यू कैन सी एक पूरी डाइवर्सिटी, एक विविधता देखने को मिल रही है राइटर्स के वर्क में ही, है ना। एक ही राइटर में अभी आपने देखा रुडयार्ड किपलिंग में प्रोज वर्क भी थे, नॉवल भी थे, पोएट्री भी थी, लिरिक वाली पोएट्री भी थी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, हर लेक्चर को प्रॉपर सीक्वेंस में देखना है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो गाइड किया गया है उसको अच्छे से फॉलो करना है। फिर देखो कितने मार्वलस कलर से, विक्टोरियस वे से आप अपना एग्जाम क्लियर करोगे कि कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी नोट में लेती हूँ अलविदा, मिलेंगे दिल से दिल तक एक धक धक सेशन में आने वाली क्लास में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रस्सी, टेक केयर।